चलिए आज हम सीखेंगे गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में। क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। जैसा कि हम जानते हैं कि गॉस थ्योरम एक्चुअल में क्लोज्ड सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है, जो क्लोज्ड सरफेसेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से कितना है, जिस सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है, उसको बताती थी ये गॉस थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेसेस वाज। इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे? यूज़ करेंगे हम जो एप्लीकेशंस हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, उन एप्लीकेशंस में हम गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ केसेस में, उसको देखेंगे। 2-3 केस होंगे, एक एक करके उन केसेस को लेते हैं। सबसे पहला केस है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसे हमने चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ क्रिएट होगा, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में। तो जो गॉस थ्योरम का ये फॉर्मूला है, इसे हम साइड में नोट कर लेते हैं। हर एप्लीकेशन में ऐसा ही करना है। एक्चुअल में गॉस थ्योरम बताता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ क्लोज्ड सरफेस इन विच टोटल चार्ज केप्ट इज क्यू। और एक्चुअली जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, उसे हम जानते हैं कि हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो ये पहले से है, गॉस की हेल्प से ये है, तो हम इन दोनों रिलेशंस की हेल्प लेंगे और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं 3 चीज़ें इक्वल हैं, तो ये 2 को हम लेके आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहली एप्लीकेशन में क्या होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसमें हमें देखना है गॉस थ्योरम की हेल्प से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम की हेल्प ले रहे हैं तो जो गॉसियन सरफेस हम अज्यूम करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हमने एक वायर लिया, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इसको चार्ज दिया। सपोज इसे प्लस क्यू चार्ज हमने दिया, प्लस क्यू चार्ज। वो प्लस क्यू चार्ज इस वायर के चारों तरफ, पूरा वायर के ऊपर आ जाएगा, आगे तक भी रहेगा, पीछे भी रहेगा। उस पूरे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में से हमने इतना पार्ट अज्यूम कर लिया है अपनी कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें देखिए क्या करना है। इसमें आपको ऐसा अज्यूम करना है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। जैसे सपोज इसको आपने चार्ज दिया, वो चार्ज इस सरफेस पर आ गया। जैसे ही वो चार्ज इसके ऊपर आएगा, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। नॉर्मली ऐसे एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, नॉर्मली इस तरह बाहर निकलेगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से ऐसे बहुत सारी लाइंस होंगी, इस डायरेक्शन में भी होंगी, हर डायरेक्शन में होंगी। आप अज्यूम कर सकते हैं कि जैसा एक क्राफ्टिंग पेंसिल है और उसमें बहुत सारी ऑल पिन्स लगी हुई हैं नॉर्मली, तो वो सारी की सारी ऑल पिन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह बिहेव करेंगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब उन सारी लाइंस को हमें कवर करना है एक सिमेट्रिकल हाइपोथेटिकल सरफेस से, गॉसियन सरफेस से। तो हमेशा याद रखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हमेशा आपको सिलेंडरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है, सिलेंडरिकल। तो इसको हम कवर कर लेते हैं। ये मैंने एक अज्यूम किया यहाँ पर अपना गॉसियन सरफेस। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में से मैंने इतना वायर चूज कर लिया जितना मैंने बोल्ड बनाया हुआ है। ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने अज्यूम कर लिया। तो ये जो ब्लू वाला है, ये हाइपोथेटिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। इसी सरफेस से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी, यहाँ से भी पास हो जाएंगी, ऐसे ऐसे सारी पास हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं क्लोज सरफेस है। जब ये क्लोज सरफेस सिलेंडरिकल है तो इस सरफेस का एक लेंथ होगा। सपोज सिलेंडर की लेंथ है L और इस सिलेंडर की एक रेडियस भी होगी। सपोज वो रेडियस है स्मॉल r, यहाँ भी होगी स्मॉल r रेडियस है। ये डिस्टेंस भी स्मॉल r होगी, ये वाली। इसमें करना क्या है, तो L हो गया, गॉसियन सरफेस भी आ गया, कंडक्टर भी आ गया। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले आपको 3 चार्ज डेंसिटीज के बारे में ध्यान रखना है। वो क्या है? 3 चार्ज डेंसिटीज होंगी। चार्ज डेंसिटी एक होगी
लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी बात करते हैं क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज होती हैं, इनको हम अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी में कुछ नहीं है, लीनियर के लिए एक लाइन अज्यूम करनी है, सरफेस के लिए एक सरफेस है, और वॉल्यूम के लिए किसी वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर एक लेंथ है, कोई वायर है, उस वायर के ऊपर बहुत सारा चार्ज है, तो चार्ज पूरी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी काउंट में लेंगे पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है। चार्ज क्यू चार्ज है डिवाइडेड बाय लेंथ पर यूनिट लेंथ, इसका एक सिंबल है लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्डा, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी तो कोई मेटेलिक सरफेस होगा, प्लेन होगा, प्लेट होगी, कोई भी एक प्लेन लैमिना होगा, मेटल का बना होगा, उसको हमने चार्ज दिया हुआ है। तो उस केस में चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है ये लेना है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल है वो है इसका होता है लैम्डा, इसका है सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए अब आप समझ गए हैं कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल है रो। तो जब जैसी चार्ज डेंसिटी आपको यूज करनी है केस में देखकर, जैसे यहाँ पर लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी काउंट में आ जाएगी ये वाली। लीनियर चार्ज लैम्डा के टर्म्स में चार्ज कितना है, क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल। तो इस तरह से सबसे पहले आप इसमें नोट करेंगे इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी is lambda is equal to q by l, this implies that q की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में आपको पहले ही मिल गई, q is equal to lambda l। ये आगे हमारे यूज में आएगा। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर के लिए बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। इसलिए हमने गॉसियन सरफेस भी अज्यूम कर लिया है। अब इस गॉसियन सरफेस में आप देखिए सबसे पहले इस रिजल्ट को हम यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, बाय यूजिंग क्या लिखेंगे, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और वायर, कोई भी एक वर्ड इसमें से यूज कर लीजिए। इसके लिए गॉसियन सरफेस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी लेंथ है l और रेडियस है r। तो ये बताने के बाद आप बाय यूजिंग गॉस थ्योरम में जाएंगे और वो जो रिजल्ट सामने लिखा है उसे यहाँ पर नोट करेंगे। फाई ई को अब मैं छोड़ देता हूँ और रिजल्ट नोट करता हूँ। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए फाई ई लिखना है, आप लिख लीजिए फाई ई। नेक्स्ट लाइन में छोड़ देंगे इसे। अब यहाँ से इन दोनों टर्म को लेके अब आगे चलेंगे। ये ई डॉट वेक्टर डी ए, अब एरिया वेक्टर आपको लेना है इस क्लोज्ड इंटीग्रल के लिए। तो ये जो सिमेट्रिकल सिलेंडर हमने लिया है इसमें कितनी सिमेट्री आ रही है, 3 सिमेट्री हैं इसमें। कौन कौन सी हैं, एक ये अपर सर्कल है, ऊपर वाला सर्कल ये, और एक नीचे सर्कल है, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया है। 3 तरह के एरिया हैं, ऊपर एक सर्कुलर एरिया है, नीचे एक एरिया है, और एक CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। 3 सिमेट्री हैं, तो 3 छोटे छोटे एरिया हम अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अज्यूम किया ये एक छोटा एरिया लिया, इस एरिया से एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ बाहर आ जाएगा। नंबर दे देते हैं इनको हम। यहाँ पर CSA के ऊपर यहाँ पर ले लिया एक छोटा एरिया और एक एरिया यहाँ ले लिया। पूरे एरिया में कहीं भी आप छोटा एरिया ले सकते हैं, यहाँ भी पूरे CSA में कहीं भी ले सकते हैं, इधर इधर कहीं भी। इनके नंबरिंग कर देते हैं। मान लीजिए इसको हम फर्स्ट एरिया बोल रहे हैं और CSA को हम सेकंड एरिया बोल रहे हैं, और ये जो नीचे सर्कुलर है इसको हम बोल रहे हैं नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। छोटा एरिया लिया है इसलिए फर्स्ट सरफेस पे लिया है, DA1 लिखेंगे इसको, वेक्टर DA1। इसी तरह इस एरिया से भी परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ऐसे बाहर की तरफ।
CSA से परपेंडिकुलर ये हो गया सेकेंड सरफेस है CSA, तो इसका नाम हमने दिया DA2। और थर्ड वाले के लिए जो एरिया वेक्टर होगा ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, क्लियरली विजिबल रहे इसलिए मैं नीचे परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। ये एरिया हो गया थर्ड वाले के लिए स्मॉल एरिया एलिमेंट्री एरिया वेक्टर DA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये रहा वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इस तरह हर जगह ऐसे बाहर निकला हुआ है, लाइक माय फिंगर्स, हर तरफ से ऐसे है। तो ऊपर वाले के लिए जब आप देखेंगे तो ये फिंगर सारी आपको लाइंस इस तरह नजर आएंगी, यानी कि इस परपेंडिकुलर के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने डायरेक्शन बना दिया, यहाँ देखिए, चाहे आप इस तरफ दिखा दीजिए इस तरफ दिखा दीजिए, इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से बाहर आ रही हैं। अब ये 2D में बना रहे हैं आप इसको, तो दो ही डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, इधर भी है इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे भी होंगी ऊपर की तरफ, इस तरफ भी होंगी, ऐसे पेपर पे इस तरह दिखा रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो इधर इस पॉइंट के लिए दिखा दीजिए, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कंफ्यूज मत होइएगा इस बात से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वाले एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एरिया से क्लियरली विजिबल रहेगा, इसी डायरेक्शन में इस तरह से बाहर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये वाले एरिया के लिए भी मैंने इधर ले लिया, लेना चाहें आप उधर भी ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया। आप देख सकते हो तीनों छोटे छोटे एरिया के साथ कितना कितना एंगल है, यहाँ 90 डिग्री है या 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको इस क्लोज्ड जो इंटीग्रल है इसको खोलना है, 3 एरिया के टर्म्स में इसे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसी बात को 3 बार लिख लेंगे आप, अब की बार क्लोज्ड नहीं लगाएंगे। क्लोज्ड के लिए जब एक बार आप पूरे गॉसियन सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो क्लोज्ड लगाना है, और जब उस सिमेट्री को आप ओपन कर रहे हैं तो फिर आपको क्लोज्ड नहीं लगाना है, अलग अलग एरिया को अगर आप बता रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्लोज्ड हटा दिया। अब वेक्टर E डॉट वेक्टर DA है, एक बार मैं 1 लिख देता हूँ, एक बार मैं लिखूंगा वेक्टर E डॉट वेक्टर DA2, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA3। ये 3 सिमेट्री हो गई। 1 2 3 से समझ में आ रहा है किस किस एरिया की बात हो रही है। ये इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर इनको खोलते हैं, E DA1 cos, E में और DA1 में कितना एंगल है, E में और DA1 में है 90 डिग्री प्लस यहाँ पर E DA2 cos थीटा, E में और DA2 में कितना है, ये रहा सेकंड वाला, E में और DA2 में कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री एंगल है, प्लस इंटीग्रल ऑफ E DA3 cos थीटा, यहाँ भी कितना एंगल है देखिए 90। आप इस तरफ भी लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को तो भी 90 डिग्री आपको मिलता, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ये ऐसा ही रहेगा। आप देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला टर्म 0 हो गया, और यहाँ भी ये वाला टर्म 0 हो गया। cos 90 0 होने से 0 से सारा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, बचेगा ये cos 0 की वैल्यू होती है 1, E कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल बचेगा आपका DA2 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपको आ जाना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, अब कुछ नहीं बचा है इसमें, सिंप्लीफाई करते जाना है बस। E की वैल्यू आपको चाहिए थी, ध्यान रखिएगा गॉस थ्योरम बताता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, हम उसे यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करने के लिए, ठीक। तो अब यहाँ से ये देखिए E और इंटीग्रल ऑफ DA2 कौन सा एरिया है, CSA है, DA2 CSA के ऊपर है। तो CSA के ऊपर जितने छोटे छोटे एरियाज आप लेंगे, छोटे छोटे सारे एरियाज आप अज्यूम करेंगे, एक जैसा जो छोटा एरिया आपने लिया वैसे सारे एरिया होंगे। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे A2 के लिए होगा, DA2 के लिए होगा, उतना ही पूरे A2 यानी CSA के लिए होगा। उन सारे पार्ट्स को हम जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल CSA मिल जाएगा। और CSA कितना होता है, CSA होता है 2 पाई RL,
L यहाँ पर लेंथ है, जनरली H होता है 2 पाई आर एच, जहाँ पे H हाइट होती है सिलेंडर की, हमने L हाइट ली है, L लेंथ ली है, ठीक है, लेंथ कह लीजिए, हाइट कह लीजिए, तो 2 पाई आर एल ये इसका CSA है। बस उसके बाद इस Q की वैल्यू को भी रिप्लेस करिए यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, ये है लैम्डा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आप लिख देंगे यूजिंग 1, और E इज इक्वल टू, देखिए ये L से L कैंसिल हो गया और आपको मिला E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। कोई कहे लैम्डा के टर्म्स में नहीं लिखना, तो आप लैम्डा की वैल्यू को यहाँ से वापस कर देंगे, Q बाई एल एज इट इज आ जाएगा, तब ऐसा लिखेंगे। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और वायर, ये ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ भी आप इसमें नोट्स में बना सकते हैं, 2 ग्राफ पूछ लेते हैं इनके बारे में, एक E और लैम्डा का ग्राफ और एक E और R का ग्राफ। सिंस आप देख सकते हो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नजर आ रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इधर ले लेते हैं E, इधर ले लेते हैं लैम्डा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये, जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उतना ज़्यादा E होगा, ओके। एंड दूसरा ग्राफ आप बनाएंगे, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो R जैसे जैसे दूर हो आप होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। R इसमें ये आपका ग्राफ आ जाएगा इस तरह से। That's all about this application.